बिहाइंड द सीन में आज हम इंडियन एयरफोर्स के उस हकीकत के बारे में बात करेंगे जिस हकीकत को मोदी और पॉमेरियन मीडिया ने दबा दिया है, छिपा दिया है। और ये वो हकीकत है जिसकी वजह से एयरफोर्स चीफ, हमारे वायुसेना के प्रमुख एपी सिंह गुस्से में हैं और बार बार मंचों से उनका ये गुस्सा, उनकी खीज जाहिर हो जाती है। आपको याद होगा राजनाथ सिंह के सामने मंच से हमारे वायुसेना प्रमुख ने क्या कहा था कि हम ऐसी डील पर भी साइन करते हैं जो हमें पता होता है कि ये डील पूरी होने वाली है ही नहीं, हमें मिलने वाला ही नहीं है जो चीज, उस डील पर भी हम साइन करते हैं। मैं सीधे खबर पर आता हूं बिना किसी भूमिका के। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा निवेदन है, हो सकता है इस वीडियो में हम बता देते हैं आपको, इस वीडियो में मसाला कम मिले, इसमें सरकार गिर जाएगी, उलट पलट हो जाएगा, खेला हो जाएगा, इस टाइप का कुछ नहीं है। लेकिन ये इतना संवेदनशील है, इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, कि आप सबको जानना जरूरी है। मैं आपको सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट खबर की दिखाता हूं। ऐसी बहुत सारी खबरें आपको मिलेंगी अलग अलग मीडिया हाउस के पोर्टल्स पर या चैनलों पर। ये देखिए क्या लिखा है, धूल चाटेंगे J-36, J-50, F-47, F-35 भी फेल। धूल चाटेंगे J-36, J-50 और F-47, F-35 भी फेल। छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाएगा भारत, चीन पाकिस्तान की हेकड़ी गुम। अब ये पढ़ने के बाद भक्तों में हर्षोल्लास का माहौल अपने आप बन जाएगा। भक्त इसी को शेयर करके मोदी जी की वाहवाही करेंगे और मोदी जी मुस्कुराएंगे कि देखिए भक्तों को कैसे गुमराह कर दिया गया है। एक हेडलाइन से भारत अभी 5वीं पीढ़ी तक नहीं पहुंचा है। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए अभी भी इंतजार में है, वेटिंग लिस्ट में है, आरएसी में भी नहीं आया। 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान राफेल हम फ्रांस से खरीद रहे हैं। और क्या लिखा है, छठी पीढ़ी का बनाएंगे, हेकड़ी गुम, थर थर कांपे, सब हिल गए, सब गिर गए, सब लौट गए। आज मैं भारतीय वायुसेना के उस पन्ने को खोल रहा हूं जो हकीकत, मैं फिर रिपीट कर दूं, मोदी और पॉमेरियन मीडिया आपसे छिपाए बैठी है। हम अक्टूबर, यही अक्टूबर जो आने वाला है, अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर, 3 महीने बाद भारतीय वायुसेना हमारी, उसकी स्ट्रेंथ पाकिस्तान के पास पहुंच जाएगी। पाकिस्तान के पास पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर की तरफ उड़ान भर रही है भारतीय वायुसेना, नीचे डिप मार रही है, गोते खा रही है भारतीय वायुसेना, गोते खा रही है। भारतीय वायुसेना की जो स्ट्रेंथ तय की गई वो 42.5 स्क्वाड्रन की है। एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 विमान होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत के वायुसेना की स्ट्रेंथ 29 स्क्वाड्रन पर आने वाली है। 29 स्क्वाड्रन पर 3 महीने के भीतर होनी चाहिए 42.5, यानी 13.5 स्क्वाड्रन कम। 13.5 स्क्वाड्रन का मतलब हो गया कि 20 से 13.5 में आप करिए गुणा, 13.5 में 20 से 26, 260 और 10, 270 लड़ाकू विमान हमारे 42.5 के तय स्क्वाड्रन से नीचे होगी। जबकि 42.5 का स्क्वाड्रन काफी पहले तय किया गया था, वो रिवाइज होकर के उम्मीद देश ये करता है कि 48 स्क्वाड्रन, 50 स्क्वाड्रन, 52 स्क्वाड्रन, 56 स्क्वाड्रन पे जाएंगे। 42.5 जो वर्षों पहले तय हुई थी स्क्वाड्रन, वो 29 के रियल ग्राउंड स्ट्रेंथ पर होगी। 1960 में जो हमारे पास फाइटर जेट 60 के दशक में MiG-21 आया था, वो MiG-21 जो उस दौर में एक जाबाज लड़ाकू विमान था, धूल चटा देता था तमाम दुश्मनों को। बाद में आज 2025 आते आते उसको हवा में उड़ता ताबूत कहा जाने लगा। MiG-21 ने भारत के बहुत सारे पायलट्स की जान ले ली, उसके क्रैश में जान गई है। अब MiG-21 को भारतीय वायुसेना से रिटायर करने का वक्त आ गया है।
और वो रिटायरमेंट अक्टूबर तक होगी। उसके रिटायरमेंट के बाद मिग 21 के आउट होने के बाद हमारी स्क्वाड्रन 29 पे रह जाएगी, जो 32 मानी जा रही है आज की तारीख में, वो 29 पर आ जाएगी। अब मैं आपको डिटेल में एक एक तथ्य बताता हूं। 60 के दशक का ये बेहतरीन जो फाइटर जेट है, इसके बाद जब 29 हमारी अक्टूबर में 29 स्क्वाड्रन हमारे पास रहेगी, तो पाकिस्तान के पास उस वक्त 25 स्क्वाड्रन होंगे। 25 स्क्वाड्रन होंगे पाकिस्तान के पास, और भारत के पास 29 स्क्वाड्रन, यानी 4 स्क्वाड्रन, यानी 80 लड़ाकू विमान मात्र पाकिस्तान से ज्यादा भारत के पास होंगे। ये बराबरी, क्या कहेंगे इसको, ये शर्मनाक बराबरी है, शर्मनाक बराबरी है। मैं ग्राफिक्स कहूंगा, जरा ग्राफिक्स लाए अगर कंट्रोल रूम स्क्रीन पर, तो ग्राफिक्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये ग्राफिक्स देखिएगा जरा। चीन के पास कुल 66 स्क्वाड्रन है, चीन के पास। भारत के पास कितने होंगे अक्टूबर में? 29, यानी 2 गुने से ज्यादा चीन के पास स्क्वाड्रन होंगे। एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 18 से 20 लड़ाकू विमान होते हैं। 2 महीने में भारत के पास कुल 522 लड़ाकू विमान होंगे, 522। पाकिस्तान के पास 450 लड़ाकू विमान होंगे, और चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान होंगे। रोकिएगा, पाकिस्तान के पास 450 और चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान। आप याद कीजिए कल का स्टेटमेंट, जहां पाकिस्तान और चीन की मुलाकात हुई। इसको रोक दीजिए, ग्राफिक्स को यहीं पर रोकिए। हाँ, पाकिस्तान और चीन की मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में आयरन ब्रदर कहा है चीन ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने चीन को आयरन ब्रदर, यानी लौह भाई, आयरन ब्रदर। वो आयरन ब्रदर 1200 इधर और 450 उधर। और ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में पाकिस्तान के पीछे से चीन जैसे लड़ा है, उन दोनों के संयुक्त ताकत को देखें तो 1200 और 4 1650 उनके पास होंगे, और हम 500 के आसपास रहेंगे, 500 विमानों के आसपास। 3 गुने से ज्यादा का अंतर होगा। इसको रोके रहिए ग्राफिक्स को। महत्वपूर्ण यह है कि वायुसेना प्रमुख, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि बार बार चिंता जता रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि भारत को हर साल कम से कम 40 लड़ाकू विमान शामिल करने की जरूरत है। हर साल 40 लड़ाकू विमान शामिल करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स जो डिफेंस के हैं, वो कहते हैं कि अगर भारत अपनी रणनीति में सुधार नहीं करता, तो अगले 10 साल में पाकिस्तान के बराबर लड़ाकू स्क्वाड्रन हो जाएंगे, यानी 29-25 भी नहीं रह जाएगा, बराबर पे खड़े होंगे पाकिस्तान और भारत। मिराज, अब जो एयरफोर्स में जो विमान है उनकी जो उम्र है उसको देखते हुए, मिराज, जगुआर और मिग के जो वेरिएंट हैं, ये सब के सब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ये सब रिटायर हो जाएंगे। और जब ये सब रिटायर हो जाएंगे तो फिर हालात क्या होंगे? राफेल के अलावा मिराज, जगुआर अगर सब रिटायर हुए तो फिर बचेगा क्या हमारे पास? आखिरी 2 स्क्वाड्रन, यानी करीब 40 विमान मिग के जो हैं, ये भी अब हटाए जाना शुरू हो चुका है। अब ये अगला पॉइंट देखिए, जरा ग्राफिक्स को ऊपर ले जाइए। 6ठा नंबर पॉइंट देखिएगा जरा गौर से आप लोग। 2015 में 126 जेट मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का सौदा एक हुआ था यूपीए के समय में। इस सौदे को रद्द कर दिया गया, और उस सौदे को रद्द करने का नतीजा आज जो हम आपको बता रहे हैं, जो आंकड़े दे रहे हैं, तथ्य दे रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। आप कल्पना कीजिए, राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल पीटने वाले, चुनाव प्रचार करने वाली सरकार 126 जेट का सौदा रद्द कर दी, और देश में इस पर चर्चा नहीं हुई। 36 राफेल जेट लेकर के आए। 36 राफेल, जब 126 का सौदा था, 36 लेके आए। ये कहां से पर्याप्त हो सकते हैं? ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। 8वां नंबर पॉइंट देखिए, भारत ने 26 और राफेल का ऑर्डर दिया है, ताकि कोई आपको कोई तथ्य बताए तो आपके पास बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने सारे तथ्य हो, सत्य। 26 राफेल का और ऑर्डर दिया है। वो कब पूरा होगा, नहीं पूरा होगा, इस पे हम बहस ही नहीं करते हैं। लेकिन ये 26 राफेल इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं है, ये नेवी के लिए है, क्योंकि व्हाट्सएप पर ऐसी चीजें बता करके ये नेवी के लिए, एयरफोर्स की ताकत सोचिए इस 26 से नहीं बढ़ने वाली। उसके बाद 9वां पॉइंट है, 114 बहुउद्देशीय
लड़ाकू विमान खरीदने की योजना एक बनी, लेकिन इस योजना पर, ये योजना काफी वक्त हो गया बने हुए, इस योजना पर अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है, कोई प्रगति इस पर नहीं हुई है। ये आप अब ग्राफिक्स को यहां पर रोक दीजिए, कोई प्रगति नहीं हुई। अगला पॉइंट, तेजस, इसकी बहुत चर्चा होती है। ये वही तेजस है जिसमें पायलट बन करके मोदी जी की फोटो और उस फोटो के जरिए चुनाव प्रचार, ये आपने आमतौर पर देख रखा है। वर्तमान में तेजस मार्क 1 के केवल 2 स्क्वाड्रन हैं, 38 लड़ाकू विमान, 38, ये पूरे 40 भी नहीं है जो अपर लिमिट है, 19 का स्क्वाड्रन यानी 38 लड़ाकू विमान है। अब ये 38 लड़ाकू विमान पर यहां पर रुकिए, थोड़ा इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि जो योजना हमारी थी वो ये थी कि स्वदेशी तेजस जो है, ये हल्का लड़ाकू विमान जब हमारे एयरफोर्स की ताकत बन जाएगा तो ये हमको ऊपर रखेगा हमेशा अपने पड़ोसी दुश्मनों से। लेकिन अभी सिर्फ 38 लड़ाकू विमान है। एडवांस तेजस मार्क 1A जेट विमानों की सप्लाई जो होनी थी, ये HAL इसको बना रहा है, लेकिन इसकी बॉडी यहां पर बन रही है। जो इंजन चाहिए वो इंजन हमको मिलना है अमेरिका की कंपनी से। अमेरिका से 83 इंजन मिलने हैं, और वो 83 इंजन, इसके चक्कर में पूरा का पूरा प्रोडक्शन रुका हुआ है। और GE के F404 इंजनों की सप्लाई में भयंकर देरी हुई है। अभी सप्लाई शुरू हुई है तो एक एक इंजन पर हमारे यहाँ गोदी मीडिया, पामेरियन मीडिया के जरिए जश्न का माहौल बनाया जाता है, जबकि जवाबदेही सरकार की तय होनी चाहिए कि 83 विमानों का ऑर्डर आपने GE को कर रखा है, अमेरिकी कंपनी को, 83 विमानों के इंजन की, तेजस के इंजन की, वो इंजन क्यों नहीं आई? हमारा डिप्लोमेटिक फेल्योर है, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की फेल्योर है, हमारे सरकार की फेल्योर है। आप ट्रंप की रोज बेइज्जती और अपमान को बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने जिस चीज के लिए डील किया है, जो पैसा आप अमेरिका को देंगे, उन विमानों के क्या इस पर पेनाल्टी लगेगी क्या? हमारे स्क्वाड्रन घट रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अमेरिका लेगा क्या, जो रोज पाकिस्तान के साथ दोस्ती के जो है पींगे बढ़ा रहा है, कसमें खा रहा है, लव यू बोल रहा है ट्रंप जिस पाकिस्तान को। उसके बाद इतना ही नहीं, जो अस्त्र एयर टू एयर मिसाइलों के इंटीग्रेशन और एवियोनॉमिक्स की मरम्मत से जुड़े हुए हैं, वो मुद्दे भी अभी पूरी तरह से उलझे हुए हैं, बिल्कुल वो मुद्दे नहीं सुलझे हैं। भारतीय वायुसेना को, एयरफोर्स को ये उम्मीद है कि 97 तेजस मार्क 1A विमान आएंगे, लेकिन कब आएंगे? कब आएंगे? सवाल ये है। GE F414 इंजन वाले 108 तेजस मार्क 2 एडिशन भी आएंगे, ये सब आएंगे हैं। सरकार 11 साल से डंका बजा रही है, राष्ट्रवाद का कर रही है कि हमारी सेनाएं, हमारी सेनाओं की स्थिति क्या है ये तो आपको बताना होगा, हमारी सेनाएं कहां पर खड़ी हैं। इस इंजन में 80 इसका इंजन जो है 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में बनाए जाना है, लेकिन अभी ये सब कुछ 100% सिर्फ कागजों पर है, कागज पर, ब्लैक एंड व्हाइट में है, जमीन पर कुछ नहीं उतरा है। 5वीं पीढ़ी का, अभी 6ठी पीढ़ी का आपको हेडलाइन दिखाए थे ना, सब थर थर कांप के गिर गए थे, लौट रहे थे सब, शहबाज से लेके जिनपिन तक। 5वीं पीढ़ी का एडवांस मीडियम फाइटर प्लेन हमारे यहाँ एक प्रस्तावित है। इसके बारे में अगर हकीकत में आपसे कहूं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया के रूप में है प्रस्ताव, सिर्फ एक आइडिया है। आइडिया, IDEA, आइडिया। आइडिया जमीन पर उतरेगा, कब उतरेगा? वो लैंडिंग के लिए आइडिया तैयार ही नहीं है। वैसे ही जैसे मोदी का विकास 11 साल से गोद में है, जमीन पर खड़े होने लायक उसके पांव मजबूत नहीं हुए, वैसे ही ये 5th जन जो फाइटर जेट है, इस 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में अगर कहें तो सिर्फ IDEA, आइडिया है, जमीन पर कुछ नहीं है। इंजन प्रोडक्शन में, मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं, इंजन प्रोडक्शन में हम पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। जो स्वदेशी जेट इंजन है, इसका प्रोडक्शन करने में हम नाकाम रहे हैं। जो कावेरी का प्रोजेक्ट 80 के दशक में शुरू हुआ था, वो कावेरी इंजन की विकास परियोजना फेल हो चुकी, मानकों पर नहीं खरी उतरी है। जो आधुनिक इस समय के फाइटर जेट्स बन रहे हैं, उसकी इंजन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हजारों पुर्जे होते हैं, इसमें हाई प्रेशर और टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर का। एक जो फाइटर जेट होता है, उसका इंजन विकसित करने के लिए अरबों डॉलर की आवश्यकता होती है। उसमें 4 भाग होते हैं, कंप्रेसर, कंबस्टन चैम्बर, टरबाइन और नोजल। इंजन का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो कंबस्टन चैम्बर और टरबाइन ब्लेड,
वो ठीक से बनाना मुश्किल है। इसके लिए का बच्चा जानता है कि रेडार से हवाई जहाज दिखता है, खराब मौसम में दिखता है। रेडार का यही पॉइंट होता है कि हवाई जहाज बादलों में, बारिश में, तूफान में दिख जाए। एयरफोर्स के जनरल बैठे हैं, नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता, और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल्स को यह बोल रहा है और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली, क्या बात बोली, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। देखो सीज फायर और देश देखिए, देश आधा हिस्सा कह रहा है कि मोदी जी जो करते हैं सही करते हैं। आए थे पत्रकार साहब हमारे मानक गुप्ता, न्यूज 24 से शायद आए, तो भाई साहब पूरा प्रयास कर रहे थे कि मोदी जी ने सही किया, सीज फायर करके सही किया। बार बार कह रहे थे कि परमाणु हमला हो जाता तब तो कहीं सजाने के लिए रखे हैं परमाणु बम, हो जाता तो हो जाता। अरे वो बूढ़ा अटल बिहारी वाजपेयी से पूछिए, कारगिल की लड़ाई में बफोर्स तोप लेके चढ़ गए थे, मारे 24 दिन तक बिना रुके, दिन और रात कंटिन्यू बम मारे थे, दिन और रात। कारगिल की पहाड़ी सफेद बर्फ से काला हो गया था, तो रोक ली, सीज फायर करा दी अटल बिहारी वाजपेयी से। हाँ, एक भी आतंकवादी अगर है वहां पे तो सीज फायर। पाकिस्तान के फायरिंग के लिए वहां पर चेतावनी जारी की जाती है। जो समुद्र में जब युद्धाभ्यास किया जाता है वहां कहा जाता है कि यहां कोई आसपास नाव ना आए वरना हम जिम्मेदार नहीं। इस तरह की फायरिंग वाली अपनी ड्रिल की अनाउंसमेंट भी उन्होंने कर दी है। हिंदुस्तान ने राजस्थान से गुजरात तक बॉर्डर इलाके में युद्धाभ्यास शुरू किया हुआ है ऑलरेडी। इधर राफेल, सुखोई 30 और मिराज जैसे फाइटर जेट इसमें शामिल हैं। उधर ये जो भारत कर रहा है, भारत ये अफोर्ड कर सकता है। मेजर गौरव आर्य कई बार बता चुके हैं, लेकिन इधर जब भारत के जैसे गाल लाल करने के चक्कर में अपने को ही चपत मारते हैं वो, तो इनके गालों की हालत खराब हो जाती है एक बार फिर। भाई साहब, इसको लखनऊ में हम लोग कहते हैं चंडू खाने की। हाँ। ये चंडू खाने की दे रहा पाकिस्तान। नोटम वोटम जारी कर दिया कि हम जहाज उड़ाएंगे, जहाज नहीं उड़ा रहे, पुराने वीडियो चला रहे हैं, पुरानी एक्सरसाइजेस के। और इनका ये बता रहा हूं आपको, देखिए उनको ये लग रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया में क्या डिस्कस हो रहा है कि 5 अगस्त को इंडिया अटैक करेगा। ये पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हो रहा है। वहां पे ऑलरेडी ये बता चुके, आपने बोला ना नजूमी, वहां पे नजूमी बैठ के बता रहा है पाकिस्तानी टेलीविजन पे कि 5 अगस्त को 5 अगस्त 370-35 से जिस दिन हटाया था भारत ने, 5 अगस्त को इंडिया अटैक करेगा। और ये मान चुके हैं कि 5 अगस्त को, तो सारे हेलमेट वेलमेट पहन के बैठे हुए, नोटम वोटम पूरा जारी कर दिया। अच्छा, नोटम जारी कर दिया, फिर हवाई जहाज में तेल तो है नहीं उड़ाने के लिए, तो भाई साहब सबको बता दिया कि देखो हमारे हवाई जहाज उड़ने वाले हैं। कब उड़ेंगे भगवान जाने। खौफ तो उड़ रहा है ना, खौफ तो बहुत जम के उड़ रहा है। और ये वैसे वाले हैं सर जो ये दिवाली मनाते हैं तो पटाखों की आवाज टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके दिवाली। लेकिन यहाँ दूसरी नेवी वाला हिसाब किताब भी एक बार बता दीजिए। हाँ। नेवी जो खुखरी टाइप तोप के सामने, मतलब क्या नेवी है पाकिस्तान? हाँ। कुछ भी नहीं है, नोटाइम जारी कर दिया। ये देखो भाई, फायर कर सकते हैं, अरे तो फायर कर सकते हैं। मत आना, हम लोग लड़ने वाले हैं। एयरफोर्स बताने के लिए वो जो कार्डबोर्ड के गत्ते के बना सकते हैं वो फाइटर जेट, तो आपको उनकी नेवी क्यों नहीं हो सकती? आप क्यों शक कर रहे हैं उनकी गत्ते वाले गल जाएगा अगर पानी में छोड़ेंगे। अगली खबर देखिए, ईरान के अवाक सिस्टम में खबर बनती है साब नाम के एक सिस्टम की, जिसको कि हाल ही में डिलीवर किया गया। नाम है साब 2000 और इसको डिलीवर कर दिया गया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को डेनमार्क नामक जो कंट्री है उसने बनाकर यह सौंपा है। ये जो सिस्टम है जो इसको दिया गया है साब 2000, इसको मैं हवाई जहाज ना कहकर सिस्टम कह रहा हूं और सिस्टम का नाम अवाक रख रहा हूं। ये क्या सिस्टम होता है, क्या काम करता है और इसका भारत पाकिस्तान के युद्ध से क्या लेना देना है? क्योंकि यह हमेशा का इतिहास रहा है कि भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान को जब जब हमने बख्शा कि अरे यार बच्चा है, छोड़ो, दोस्ती हो गई, मार दिया, छोड़ दिया, हटा। कारगिल वॉर भी कैसे हुआ था? एक तरफ भारत और पाकिस्तान मिलकर के शिमला समझौता कर रहे हैं कि चलो भाई अब दोनों ने न्यूक्लियर बम के परीक्षण कर लिए, अब मित्रता से रहेंगे। इधर तो अटल जी हमारे लाहौर की यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उठ करके आ रहा है पाकिस्तान, कारगिल में घुस जा रहा है। इधर हमने इसको अपनी हालत पर कि यार छोड़ो यार, कितना मारेंगे यार, बहुत मर गया, इसको कितना मारेंगे, उस पर छोड़ के चल रहे हैं। ये हमारे बॉर्डर में टनल्स के माध्यम से लोग घुसा दे रहे हैं। मतलब ये है कि पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता और ना आने की इस नीति में आप सोचिए कि जो कर्जे के लिए दुनिया भर के सामने घूम रहा है वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को और स्टैंडर्डाइज कर रहा है, और इतना स्टैंडर्डाइज कर रहा है कि वो भारत से ज्यादा इकट्ठे कर ले रहा है।
मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मर गया, और दूसरी तरफ से आपने जो हालत मचा रखी है वो आपके सामने है। चर्चा करेंगे आज इस सिस्टम की, इसको मैं हवाई जहाज ना कहकर एक सिस्टम कह रहा हूं जिसका नाम है AEW&C, शॉर्ट फॉर्म में इसको अवाक बोल रहे हैं। इस सिस्टम की हम बात करेंगे, क्या खास है इस सिस्टम के बारे में, क्यों यह युद्ध की दशा और दिशा बदल सकता है। जो भारत के अंतरिक्ष आकाश में घूम रहा है, इस तरह का नेत्र उनके यहां पर साब के नाम से जाना जाता है, और ये जो साब है ये पाकिस्तान में पहुंच चुका है। पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना के साथ युद्ध के लिए फिर से तैयार कर रहा है। ये कहां पहुंचाया है, क्या है, सारी बातें बताएंगे। मैंने गलती से डेनमार्क बोल दिया था, ये स्वीडन का है ना, ये स्वीडिश कंपनी है। मैं स्टार्टिंग में आपको गलत बोल दिया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। स्वीडिश कंपनी का है ये साब बना हुआ, और ये स्वीडन ने बना करके साब पाकिस्तान को हैंडओवर किया है। मिन्हास एयरबेस कहां है, तो आप अगर इसे देखें तो जहां पर अपन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करते हैं, या फिर यह कहिए कि जहां पर अपन लोग वर्तमान में जम्मू वाला एरिया देख रहे हैं, इसी के सामने मिन्हास डला हुआ है। आप इसे नोटिस करें तो यहीं पर जम्मू का बॉर्डर शेयर होता है, और इसने मिन्हास एयरबेस पर इसको लाकर तैनात कर दिया है। बड़ा ही सेंसिटिव है साथियों ये जगह। किस तरह से सेंसिटिव है, क्या है ये साब 2000 एरे, अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं। असल में ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, इसको पकड़िएगा। ये क्या है, AEW&C, तो आंसर है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एवाक। इसको याद रखिएगा। मतलब कुछ ऐसा है कि हवा में अगर हलचल हो तो ये तुरंत पता लगा ले। तुरंत पता लगा ले का मतलब क्या है, अब बताता हूं क्या। अब इसको ध्यान से सुनिए। देखो ये हवा में उड़ता है, क्यों उड़ता है उसकी कहानी समझो। अपन लोग जमीन पर बैठकर सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे ऊपर से कोई भी मिसाइल आकर हम पर गिरे, पाकिस्तान ने मिसाइल चलाई हम पर आकर गिरी, या पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट हमारे क्षेत्र में आया, हम पर गोला बरसाने आया, हमको पता कैसे चलता है। तो हम जमीन में क्या करते हैं, रडार लगाते हैं। जमीन पर एक रडार लगाया जाता है जिसका काम होता है रेडियो वेव्स को इमिट करना, और वो रेडियो वेव्स आकाश में फेंकी जाती हैं, और रेडियो वेव्स जब आकाश में जाती हैं तो कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उनसे आकर टकराता है तो वो उनको रिटर्न करती है। इसको बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार। तो रेडियो वेव्स निकली, सामने वाली किसी चीज से टकराकर जब वापस आई तो हमें पता चल गया ऊपर कुछ उड़ रहा है। तो भले ही हमको आंख से ना दिखाई दे, लेकिन हम लोग हवा में फेंक करके रडार्स को पता कर लेते हैं, रेडिएशंस को पता कर लेते हैं। अब लेकिन सोचो, रडार अगर काम कर रहा है, मान लीजिए एकदम देहाती भाषा में समझने का प्रयास कीजिए, कोई छतरी सी लगी है और ये छतरी अपने ऊपर से यूं रेडियो वेव्स को फेंक रही है, घूम घूम के सारी दिशाओं में फेंक रही है, ठीक है। अब इस रडार के बगल में यहां पर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जो इसकी रेंज से साइड में बटा रह गया। होता है ना, जैसे आप जब कैमरा लगाते हैं तो कैमरे के बगल में ब्लाइंड एरिया रह जाता है, ब्लाइंड क्षेत्र रह जाता है ना, ये वाला कैमरे के अंदर कवर नहीं हुआ। इस तरीके से कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए कि आपने रडार से बचने का तरीका ढूंढ लिया। अच्छा, रडार से बचने के कुछ और तरीके भी माने जाते हैं। कहते हैं कि आप अगर बहुत नीचे से चीजों को उड़ा रहे हैं तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि रडार मानेगा कि ये तो कोई हवाई जहाज ही उड़ रहा है, या फिर कोई नहीं पतंगी उड़ रही है, या फिर कोई और चीज आ गई। मतलब तरीके की चीजें हैं। रडार की रेंज से नीचे उड़ाती हुई भी चीजें आपको फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिख सकते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, आपने रडार से ऊपर से कोई आप पर आकर गिरे इसके बारे में सोच रखा है, लेकिन उल्टा सोचते हैं। चलिए, आप खुद ऊपर उड़ रहे हो, आपको डर है कि कोई नीचे से गोली ना मार दे, यानी रिवर्स सोचो, ऊपर से आकर नीचे कोई गिर रहा है तो नीचे आपने रडार लगाकर ऊपर से आने वाली चीजों को देखा और उनसे बचने के लिए आपने S-400 दाग दिया। यह तो था एक डिफेंस सिस्टम। अब रिवर्स सोचते हैं, आप खुद ऊपर उड़ रहे हो, नीचे से किसी ने आपको टारगेट कर दिया, और टारगेट कर दिया आपको पता ही नहीं चला। आपका रडार तो ऊपर से नीचे आने वालों को चेक कर रहा है, नीचे से कोई ऊपर वाले को मार रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा? इसी के लिए ऊपर भी एक रडार, अब ऊपर कोई जमीन तो है नहीं, तो ऊपर एक रडार तैराया जाता है, उसका नाम है अवाक। असल मायने में यह एक रडार है जो रिवर्स काम कर रहा है। जमीन से आने वाले जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ऊपर की तरफ हैं, यह उनकी जानकारी देता है, यानी एक रिवर्स है, यह रिवर्स अवाक है। और इसका जो रिवर्सल सिस्टम है ना, यही सबसे बड़ी खासियत है। आपके दिमाग में आएगा, इसका मतलब यदि यह हवा में उड़ रहा है तो यह उस हवाई जहाज को प्रोटेक्शन दे रहा है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। आसान भाषा में बताऊं, मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से चल के F-16 भारतीय सीमा में घुसा,
हमारे नीचे के रडार ने पता लगा लिया कि भाई F-16 एडवांस सिरेमिक की, मैं कहा थोड़ा बोरिंग वीडियो हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। एडवांस सिरेमिक की आवश्यकता होती है, लेकिन मटेरियल साइंस जिससे ये बनता है, मटेरियल साइंस में भारत बिल्कुल बिल्कुल पिछले पायदान पे खड़ा है, बिल्कुल पीछे पायदान पे खड़ा है। हर साल आप मान लीजिए कि केवल कुछ मटेरियल इंजीनियर ही ग्रेजुएट होते हैं। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में भी आवश्यक सिरेमिक कोटेड इलेक्ट्रोड जैसी बुनियादी चीजें बनाने में भी कठिनाई होती है, बेसिक चीजें हैं। ये सब कुछ हम इंपोर्ट करते हैं, इसलिए यहाँ जो फाइटर जेट इंजन बनाने की योजना है, प्रस्तावित योजना जिसको मैंने आइडिया बताया, IDA, ये सब निकट भविष्य में 10-15 साल में भूल जाइए आप, बस ताली बजाइए कि 2047 में हम विकसित भारत होंगे, विश्व गुरु होंगे और सब लोग आके हमारे पैर छुएंगे, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। कहते हैं ना कि बहुत आगे निकल जाओ, इतने आगे निकल जाओ कि जो आपको मिले वही कहे चलो आगे निकल लो। तो इतने आगे निकलने की ये योजनाएं हैं। कड़वा सच है लेकिन सुनना पड़ेगा ये कड़वा सच आपको। इसके बाद आप देखिए मेड इन इंडिया में जो मुख्य बाधा लिखा है, स्वदेशी जेट इंजन का प्रोडक्शन करने में असमर्थता है। पुराना कावेरी इंजन सब फेल हो चुका है। ये है स्थिति भारत के वायुसेना की, और इसीलिए बार बार हमारे वायुसेना प्रमुख, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है। हमारी देश की सेना पूरी दुनिया की सेना, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों की सेना। जगुआर के कई क्रैश हुए 10 सालों में, और सबसे पुराने प्लेन्स एक किस्म से जो है उनमें से MiG-21 और ये जगुआर बुरा है, ओल्ड है, इंजन बहुत कमजोर है। अब इसको भी फ्लाइंग कॉफिन का नाम दे दिया गया है। जैसे MiG-21 ने कई शानदार पायलट की जिंदगी छीन ली, वैसे अब जगुआर भी एक एक करके जिंदगानियां जो है होनहार पायलट की छीन रहा है। कुछ स्क्वाड्रन है, एक आधा साउथ में शायद है, संबाला, गोरखपुर, जामनगर, भुज और सूरतगढ़ में 6 स्क्वाड्रन मिलके हैं, 120 विमान, अब कई तो जा चुके हैं। अब यहाँ पर खास बात है कि ये ऐसा एयरक्राफ्ट है, इसके 2 इंजन थे। नॉर्मली तेजस वगैरह में एक ही इंजन सुनने में आया है जो, तो 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा रशिया के जो MiG-29 है और जो सुखोई M30, सुखोई 30 है, वो 2 इंजन के हैं। आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देख लिया, जिसमें भारतीय मीडिया कहता है कि हम समझते थे IAF आसमान की रानी है, लेकिन पाक फौज ने ज़मीन पर ही उसके पर काट दिए। भारतीय मीडिया के इस बयान ने भारत में क्राइम मचा दिया। आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।